हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रिया और सुशांत लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सहपाठी थे। एमएम करने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। पहले उन्होंने अपना नर्सिंग होम गोरखपुर में खोला था, किंतु अचानक घटी एक दुर्घटना के कारण उन्हें गोरखपुर छोड़ना पड़ गया था। उसके पश्चात वे लोग लखनऊ चले आए। उनकी दिन रात की मेहनत के कारण 3 वर्षों में ही उनके नए नर्सिंग होम की ख्याति काफी बढ़ गई थी। डॉक्टर सुशांत आज सुबह ही किसी जरूरी काम से कानपुर गए थे। ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर रिया अपने कक्ष में आई और चेयर पर बैठने के बाद वह रीना को अंदर बुलाती है। रिया, क्या डॉक्टर सुशांत का कोई फोन आया था? जी, वे 2 बजे तक कानपुर से लौट आएंगे और लंच घर पर ही करेंगे। ओके। 12:30 बजे थे। सुशांत के लौटने में अभी 1.5 घंटे का समय शेष था। इतनी देर में हॉस्पिटल का एक राउंड लिया जा सकता है। डॉक्टर रिया ने आज अकेले ही 3 ऑपरेशन किए थे, इसलिए कुछ थकावट सी महसूस कर रही थी। तभी अटेंडेंट कॉफी दे गई। वह कुर्सी की पुस्त टेक लगाकर कॉफी की चुस्कियां लेने लगी। आज के ऑपरेशन पूरा करने के पश्चात डॉक्टर रिया सुशांत की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक बाहर कुछ शोर सुनाई पड़ा। उन्होंने अटेंडेंट को बुलाया और पूछा, यह शोर कैसा है? जी, वो एक्सीडेंट का एक केस आया है। स्टाफ उन्हें भगा रहा है, लेकिन वो लोग भाग नहीं रहे हैं। क्यों भगा रहे हैं? क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि हमारे नर्सिंग होम के छोटे बड़े सभी का इलाज किया जाता है, किसी में भेदभाव नहीं किया जाता है। डॉक्टर रिया जानती थी कि शहर की नई नर्सिंग होम में गरीबों को घुसने भी नहीं दिया जाता है। जी, वो अटेंडेंट हकलाकर रह गई। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहने की कोशिश कर रही है, किंतु साहस नहीं जुटा पा रही। क्या वो लगा रखा है? घायल की हालत कैसी है? खून काफी बह गया है और वो बेहोश है। तो फिर फौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, मैं भी पहुंच रही हूँ। अटेंडेंट हक्का बक्का सी चंद पलों तक उनके चेहरे को देखती रही, फिर आंखें झुकाते हुए बोली, जी वो विधायक हरेंद्र प्रताप हैं। अपने नर्सिंग होम के पास ही उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। डॉक्टर रिया को ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ी हो और पूरी सृष्टि हिल गई हो। डॉक्टर रिया धम से कुर्सी पर गिर पड़ी। अगर उन्होंने कुर्सी को हाथों से मजबूती से ना थामा होता तो वो शायद चकरा कर नीचे गिर पड़ती। उनके दिमाग पर हथौड़े बरसने लगे थे और सांस धोकनी सी तरह फूलने लगी थी। अटेंडेंट उनकी मनोदशा को समझ गई थी और डॉक्टर रिया को 3.5 साल पहले की घटना याद आ गई। लगभग 3.5 वर्ष पहले की बात है। गोरखपुर अपनी नर्सिंग होम में डॉक्टर रिया अकेली थी। तभी कुछ लोग गोली से बुरी तरह घायल थे। एक व्यक्ति को लेकर आए। उसकी गोली निकालने के लिए वे ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। डॉक्टर साहिबा, मैं हरेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ। जी कहिए। डॉक्टर साहिबा, वो मेरी गोली से तो बच गया है, लेकिन आपके ऑपरेशन थिएटर से जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। डॉक्टर रिया अचकचा उठी। हरेंद्र प्रताप एक बहुत बड़ा गुंडा था। हरेंद्र प्रताप पूरे शहर का एक बड़ा गुंडा था। छोटे बड़े सभी उसके नाम से डरते थे। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। हमारे हाथ लोगों की जान बचाने के लिए उठते हैं, लेने के लिए नहीं। मैं आपके हाथों को बहकने की कीमत देने के तैयार हूँ। आप मुंह खोलिए। आप अपना और मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा। मैं महिलाओं को सिर्फ उपदेश ही नहीं देता, बल्कि अगर आपने मेरे शिकार को बचाने की कोशिश की तो फिर आपका कुछ भी नहीं बच पाएगा। डॉक्टर रिया ने बिना कोई जवाब दिए फोन रख दिया और ऑपरेशन थिएटर में घुस गई। उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। 3 गोलियां उसकी पसलियों में घुस गई थी। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह उन्हें निकाल पाई। अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, किंतु प्रताप ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। 2 दिन बाद ही उसने डॉक्टर रिया का अपहरण करा दिया। उनकी इज्जत लूट ली गई। सुशांत ने बहुत दौड़ भाग की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसके आतंक के कारण कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। इस वज्रपात ने डॉक्टर रिया को तोड़कर रख दिया था। वह एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। हमेशा खामोश ही रहती, जागती तो भयानक साए उन्हें अपने आसपास मंडराते नजर आते। सोती तो स्वप्न में हजारों गिद्ध उनके शरीर को नोचने लगते।
उनकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। मनोचिकित्सकों की सलाह पर सुशांत ने वह शहर छोड़ दिया था। नए शहर के नए माहौल ने मरहम का काम किया। कड़वे यादों को करीब आने का मौका ना मिल सके, इसलिए डॉक्टर सुशांत ने अपने साथ डॉक्टर रिया को भी दिन रात मरीजों की सेवा में व्यस्त रखते थे। धीरे धीरे जीवन की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगी थी। दोनों की मेहनत और लगन से इन चंद वर्षों में ही उनकी नर्सिंग होम का काफी नाम हो गया था। इन चंद वर्षों में और भी बहुत कुछ बदल चुका था। अपने आतंक और बूथ कैप्चरिंग के दम पर शहर का दुर्दांत गुंडा हरेंद्र प्रताप दबंग विधायक बन चुका था। अब इसे विधि का विधान कहा जाए या क्रूर मजाक कि डॉक्टर रिया की जिंदगी लूटने वाले दरिंदे की जिंदगी बचाने के लिए लोग आज उसे उनकी ही शरण में ले आए थे। सोचते सोचते डॉक्टर रिया के जबड़े भींच गए और आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। बाहर बढ़ रहे शोर के कारण उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। क्रोध की अधिकता के कारण वह हांफने सी लगी। व्याकुलता जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब उन्होंने सामने रखा पेपर वेट उठाकर दीवार पर दे मारा, पर ना तो पेपर वेट टूटा और ना ही दीवार टस से मस हुई। वह रीना को अंदर बुलाती है। रीना, घायल को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया है या नहीं? नहीं। क्यों? जी वो स्टाफ कह रहा है तुम लोग सिर्फ वो करो जो कहा जा रहा है, बाकी क्या करना है मैं जानती हूँ। डॉक्टर रिया ने सर्द स्वर में आदेश दिया और ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वापस लौटकर कहा, रीना, मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकती। नर्स से कहो कि ऑपरेशन टेबल पर पहुंचने से पहले उसका मुंह किसी कपड़े से बांध दे। इतना कहे बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। घायल के भीतर जाते ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया और उस पर लगा लाल बल्ब जल उठा। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी। इसी के साथ ऑपरेशन कक्ष के बाहर खड़े स्टाफ की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। ऑपरेशन कक्ष के दरवाजे को बंद हुए 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। भीतर डॉक्टर रिया क्या कर रही होंगी, इसका अंदाजा होते हुए भी कोई सच्चाई को अपने होठों तक नहीं लाना चाहता था। डॉक्टर सुशांत 3 बजे लौट आए। भीतर घुसते ही रिसेप्शनिस्ट रीना से पूछा, डॉक्टर रिया कहाँ है? थोड़ी देर पहले उन्होंने घायल को ऑपरेशन किया था। उसके बाद क्या? उसके बाद वे अपना खून दे रही हैं, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और वह कहीं नहीं मिल सका। ऐसा कौन सा खास मरीज आ गया जिसे डॉक्टर रिया स्वयं अपना खून देने की जरूरत आ पड़ी? जी वो विधायक हरेंद्र प्रताप है। तुझे होश भी है? तू क्या कह रही है? जी सर, हम उसे नर्सिंग होम से भगा रहे थे, लेकिन मैडम ने जबरदस्ती उसका ऑपरेशन किया और अब उसे अपना खून भी दे रही हैं। डॉक्टर सुशांत ने उसे घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने कक्ष की ओर चले गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया ने ऐसा क्यों किया। रक्षक को भक्षक बनते हुए अक्सर सुना जाता है, लेकिन भक्षक का रक्षक बनने वाला पहली बार सुन रहे थे। क्या किसी ने रिया को इसके लिए मजबूर किया था या कोई और कारण था? सोचते सोचते डॉक्टर सुशांत के दिमाग की नसें फटने लगी थी, लेकिन वे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज सके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रिया ने वहां प्रवेश किया। उनका चेहरा पत्थर की भांति भावना शून्य था। डॉक्टर सुशांत ने आगे बढ़ उनकी बाहें थाम ली और कांपते स्वर में पूछा, रिया, तुमने उसकी जान क्यों बचाई? हम लोग डॉक्टर हैं, हमारा काम ही लोगों की जान बचाना है। डॉक्टर सुशांत ने पत्नी की बाहों को छोड़ चंद पलों तक उसके चेहरे को देखा, फिर मुट्ठी भींचते हुए बोले, लेकिन क्या उसका ऑपरेशन करते समय तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे? अगर हाथ कांप जाते तो हमें और आम इंसानों में क्या फर्क रह जाता? हम इंसान है रिया, इंसान। तुम भगवान बनने की कोशिश मत करो। मैंने इंसानियत का ही फर्ज निभाया है। फर्ज निभाने का शौक था तो निभा लेती, महानता का चादर ओढ़ने का शौक था तो ओढ़ लेती, लेकिन अपना खून चूसने वाले को अपना खून देने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर रिया के होठ कांप कर रह गए, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर सुशांत ने आगे बढ़ उनके चेहरों को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उनकी आंखों में झांकते हुए बोले, रिया, प्लीज मुझे बताओ, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम उस दरिंदे की जान बचाई? क्या किसी ने फिर तुम्हें धमकी दी थी? डॉक्टर रिया की पलकों ने उनकी आंखों को बंद कर लिया और होठों को भींचकर वाणी का मार्ग अविरुद्ध कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह सब प्रयास अपने को कुछ कहने को रोक रही हैं। तभी वहां पर एक नर्स आई और बोली, मैडम,
उसी पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर रिया के भीतर जैसे कोई शक्ति समा गई हो। वह आंधी तूफान की तरह भागते हुए वार्ड की ओर दौड़ पड़ी। भौचक्के से डॉक्टर सुशांत अपने को संभाले हुए पीछे पीछे दौड़े। हरेंद्र प्रताप को अब तक उनके पास खड़े पुलिस वालों ने बता दिया था कि जिस लेडी डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था उसी ने अपना खून दिया है, क्योंकि उनके ग्रुप का खून किसी ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं था। वो देवी कौन है? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। लो, वो आ गई। पुलिस वाले ने वार्ड के भीतर प्रवेश कर रही डॉक्टर रिया की ओर इशारा किया। उन पर दृष्टि पड़ते ही प्रताप यूं चौंका जैसे कोई भूत देख लिया हो। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। जीवन भर इनके चरण धोकर पीजिएगा तब भी नहीं उभर पाओगे। किंतु सत्य अपनी पूर्ण प्रचंडता के साथ सामने उपस्थित था। राणा की चुंधियाती आंखों के सामने उस दिन के दृश्य कौंध पड़े, जब रोती हुई डॉक्टर रिया हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रही थी कि उन्होंने सिर्फ एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है, किंतु वह उनकी एक ना सुन रहा था। आज एक बार फिर उन्होंने सब कुछ भुलाकर एक डॉक्टर होने का फर्ज पूरा किया था। राणा के भीतर उनसे आंखें मिलाने की साहस शेष नहीं बचा था। उनके विराट व्यक्तित्व के आगे वह अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। बहुत मुश्किल से अपनी पूरी शक्ति को बटोरकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और कांपते स्वर में बोला, डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए। माफ? और तुम्हें? तुमने मेरे साथ जो किया था उसके बाद मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी नारी मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं कर सकती। रिया की चीख सुन पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। किसी में भी उसे भंग करने का साहस ना था। डॉक्टर रिया सदै कदम से प्रताप की ओर बढ़ रही थी, किंतु किसी में भी उनका मार्ग अवरुद्ध करने का साहस ना था। हरेंद्र प्रताप ने एक बार फिर अपनी बिखरती हुई सांसों को बटोरा। आपने जो एहसान मुझे किया है मैं उसे कभी। मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। तुम क्या समझते हो अपने आप को? सर्वशक्तिमान, जो जिसकी जिंदगी से जब चाहे खेल लेगा। तुमने मेरी जिंदगी से खेला था, आज मैंने तुम्हारी जिंदगी से खेला है। मेरी जिस खून को तुमने अपवित्र किया था, आज वही खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। तुम चाहकर भी उसे अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। जब तक जीवित रहोगे ये एहसास तुम्हें कचोटता रहेगा कि तुम्हारी जिंदगी मेरी दी हुई भीख है। कमजोर समझकर जिस नारी के चंद पलों को तुमने रौंदा था, उसके रक्त के चंद कतरे अब हर पल तुम्हारे स्वाभिमान को रौंदते रहेंगे। तुम्हारा रोम रोम तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें चिक्कोरेगा, लेकिन तुम्हें दया की भीख नहीं मिलेगी। जब तक जीवित रहोगे प्रायश्चित की अग्नि में जलते रहोगे, लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ये मेरा प्रतिशोध है। डॉक्टर रिया के मुंह से निकला एक एक शब्द अग्नि बाण की भांति हरेंद्र प्रताप को घायल किए जा रहा था। गुनाहों के बोझ के तले दबी उसकी अंतरात्मा में कुछ कहने की शक्ति शेष नहीं बची थी। उसकी कायरता बेबसी बन उसकी आंखों से छलक पड़ी, किंतु उसके आंसुओं ने अग्निकुंड में घी प्रवाहित करने का काम ही किया। डॉक्टर रिया के चेहरे पर क्रुद्ध सींगनी के भाव छा गए। मुट्ठियां भींचते हुए वह गरज उठी, इससे पहले कि मेरी अंदर की नारी डॉक्टर को पीछे ढकेल कर सामने आ जाए और मैं तुम्हारा खून कर दूं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। हतप्रभ डॉक्टर सुशांत अब तक चुपचाप खड़े थे। उन्होंने पुलिस वालों को इशारा किया तो वे हरेंद्र प्रताप के बेड को धकेलते हुए बाहर ले जाने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।